नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और जो हमारा भारत का भूगोल चल रहा है तो उसका ये दूसरा क्लास है। तो अभी तक आप लोगों ने यदि पहला नहीं देखा है तो जा करके देख लें, क्योंकि देखिए निरंतर चीजें हो रही हैं। अगर आप एक भी स्किप करेंगे तो फिर जो है वो आपके लिए बर्डन ही होगा। और पीछे भी बहुत सारे वीडियोज कराए गए हैं। हिस्ट्री की करीब 17-18 क्लास हो गई हैं। पॉलिटी पूरी तरीके से खत्म हो गया, यूपी स्पेशल पूरी तरीके से खत्म हो गया है। करंट अफेयर्स की कई वीडियो पीछे पड़ी हैं, अब आगे उसके बाद की चीजें पढ़ेंगी। महत्वपूर्ण तथ्यों की श्रृंखला का 10 वीडियो हो चुका है। तो ये सारे जो वीडियोज हैं आपके प्रीलिम्स के लिए बेहद उपयोगी हैं, तो सारा देखें। और निरंतर तो ये जो दो वीडियो सुबह 9 बजे और शाम को जो 5 बजे जा रहा है, तो इस समय बने रहिए और टाइम निकाल करके पीछे की भी चीजों को देखते रहिए। इससे क्या है ना कि पीटी के पहले पहले तक आपका खूब बढ़िया से चीजें रिवीजन हो जाएंगी। और जो कंफ्यूजन में आप लोग गलत करके आते थे 2-4-10 क्वेश्चन, तो जो 2-4-10-15 क्वेश्चन से आप फेल होते थे, इस बार विश्वास मानिए आप संस्थान के साथ बने रहिए। 2-4-10-15 नहीं, 20-25 क्वेश्चन की आप जो है लीड लेकर के रहेंगे। देखिए ये जो है मंडे टू फ्राइडे हमारा आओ पीटी पास करो सीरीज चल रही है, तो ये तो मैंने पीछे चर्चा करी ही है। और प्रत्येक शनिवार को जो है हमारा सुबह 9 बजे और शाम को 5 बजे मेंस आंसर राइटिंग का जो प्रोग्राम होता है वो चलता रहेगा। तो अब हम देखेंगे मानक समय को थोड़ा सा देखते हैं। तो भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा अथवा भारतीय मानक समय 82.5 अंश जो है पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। तो इसका ध्यान रखना है, 82.5 अंश ये और पूर्वी देशांतर। यह देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? तो जो प्रयागराज का बेसिकली नैनी है और मिर्जापुर से होते हुए जो है फिर ये निकलती है नीचे। अब आप ऐसे देखेंगे मिर्जापुर से निकलेगी, मतलब उत्तर प्रदेश से, तो नीचे आ जाएगी मध्य प्रदेश को टच करते हुए, फिर छत्तीसगढ़ में आ जाएगी, छत्तीसगढ़ से उड़ीसा, और फिर आंध्र प्रदेश में आ जाएगी। तो ऐसे जो है 5 स्टेटों से होकर के ये रेखा जाती है। और यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है। भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच माध्य, मतलब जो अंतरराष्ट्रीय मानक समय है, तो उससे क्या है 5 घंटा 30 मिनट आगे है। बहुत महत्वपूर्ण है, इसका भी ध्यान रखेंगे। भारत के वृहद देशांतरीय विस्तार के कारण गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। तो जो हमारी पश्चिमी सीमा है वो गुजरात है, अगर और जो हमारी पूर्वी सीमा है वो क्या है, तो वो अरुणाचल प्रदेश है। और इन दोनों के बीच कितने का गैप होता है? तो 2 घंटे का गैप होता है। पूछा गया प्रश्न है। देखिए यही जो बता रहे हैं, जो इंडियन स्टैंडर्ड जो हमारा टाइम है, देखिए 82.5 अंश है, ईस्ट है, और ये देशांतर पे है। चूंकि मैंने पीछे ही बताया था कि जो खड़ी खड़ी रेखाएं होती है वो देशांतर होती है, जो पड़ी पड़ी रेखाएं होती हैं वो अक्षांश रेखाएं होती हैं। और आप देख रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश से ऐसे जा रहा है, यहाँ देखिए हल्का सा मध्य प्रदेश को टच किया, फिर छत्तीसगढ़ में आ गया, छत्तीसगढ़ के बाद ये देखिए उड़ीसा में आया, उड़ीसा से जो है आंध्र प्रदेश होते हुए निकल गया। अब देखिए तेलंगाना भी रहेगा, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि तेलंगाना ये रेखा यहाँ जा रही है और तेलंगाना ये वाला भाग है, तो काफी दूरी है। तो आप लोग ये जानिए कि 5 राज्यों से होकर के जाता है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और जो है आंध्र प्रदेश। तो इसका भी आप लोग ध्यान रखेंगे, और इसलिए थोड़ा सा मैप दिखाने का प्रयास किया भी जा रहा है। और इधर एक काम आप लोग और करिएगा कि आपके पास जो भी भारत का मैप आज रखे हैं, तो वर्तमान में जो हमारी क्लासेज हैं तो थोड़ा सा मैप से भी लिंक करने का प्रयास करिए साथ ही साथ। तो जो है अगर आपको थोड़ा सा लग रहा हो कि हम फास्ट चल रहे हैं, तो वीडियो रोक लें और एक एक पॉइंट को थोड़ा सा मैप में भी देख लें, तो बहुत ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी और फिर कभी आप कंफ्यूजन वाली स्थिति में नहीं रहेंगे। नहीं तो यहाँ क्या है कि बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो भारतीय मानक समय की यामी-उत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मतलब कुल 5 प्रदेश से होकर के जाती है। ये स्पष्ट हो गया पीछे मैप के माध्यम से। ग्रीनविच या प्रधान यामी-उत्तर रेखा के पूर्व में स्थित 180 अंश तक के सभी देशांतर को पूर्वी देशांतर, एवं पश्चिमी ओर स्थित 180 अंश के सभी देशांतर को पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। और इसके बारे में मैंने पीछे बताया ही था कि अगर ये जो रेखा है ये ग्रीनविच मीन टाइम है, तो अब इसके इधर जितना भी रहेगा मतलब 180 तक, तो ये पूर्वी देशांतर होगा। और यहाँ से जो 180 होगा तो ये जो होगा ये पश्चिमी देशांतर होगा। तो इसके बारे में तो मैंने पीछे ही क्लास में चर्चा कर दी है। और भारत की जो स्थिति है कहाँ है, तो चूंकि भारत इससे जो है आगे है,
और 82.5 डिग्री पे है, तो हम जो है पूर्वी देशांतर में है। इसकी भी आप चीजों को देखिएगा। पृथ्वी 24 घंटे, मतलब 24 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 440 मिनट में 360 डिग्री जो है वो घूम जाती है। तो आप लोग तो पढ़े ही होंगे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है परिक्रमण करती है, और मतलब और ये जो परिभ्रमण होता है ये कितने समय के लिए होता है, तो 24 घंटे के लिए होता है। तो 24 घंटे में पृथ्वी एक बार अपने अक्ष पर पूरी तरीके से घूम जाती है, तथा कुल देशांतर रेखाओं की संख्या भी 360 है। तो अतः एक देशांतर घूमने में, चूंकि कुल देशांतर रेखाओं की जो संख्या है वो कितनी है, तो 360 है। तो अगर एक देशांतर को आपको निकालना, तो 360 से 1440 में भाग दे देंगे, तो ऐसी स्थिति में क्या आ जाएगा, तो एक देशांतर घूमने में पृथ्वी को कितना मिनट लगता है, तो 4 मिनट लगता है। इस प्रकार प्रत्येक 15 देशांतर घूमने में जो है पृथ्वी के जो 1 घंटे का अंतर होता है। तो आप इसका भी ध्यान रखेंगे, और यहां से प्रश्न पूछा गया है, तो इसीलिए हम जो है इतना डिटेल से आपको बता रहे हैं। सूर्य पूर्व से उदित होता है एवं पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व अपनी धुरी पर घूमती है। तो जो पृथ्वी की जो घूर्णन गति ये अर्थ है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज होती है, मतलब पश्चिम से पूर्वी की ओर, मतलब ऐसे ऐसे घूमती है। तो ये गति होती है, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर एंटी क्लॉकवाइज। अतः जीरो से पूर्व की ओर जाने पर समय, मतलब जो ग्रीन मीच जीएमटी से आगे, और पश्चिम की ओर जाने पर जीएमटी से पीछे रहता है। तो वही बताया जा रहा है कि अगर ये ग्रीन वीच टाइम है, तो अगर आप इससे इधर जाएंगे पूरब की तरफ, तो ये आगे होगा, और पश्चिम की ओर जाने पर क्या होगा, तो ये पीछे की चीजें होंगी। तो ये तो स्पष्ट ही हो रहा है। और 180 पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर में कुल 24 घंटे अर्थात दिन रात का अंतर पाया जाता है। तो मतलब अगर यहाँ की स्थिति आप देखेंगे और यहाँ की स्थिति में पूरा पूरा एक दिन रात का, मतलब 24 घंटे का अंतर पाया जाता है। तो यहाँ अगर कोई देश है यहाँ, और यहाँ कोई देश है, तो इनकी जो चीजों में कितना अंतर पाया जाता है, ये 24 घंटे का अंतर पाया जाता है। तो चूंकि भारत का है, तो भारत यहाँ है करीब, तो ये जो दूरी होती है कितनी हो जाती है, जो अंतर की चीजें है वो 5.5 घंटे का ही अंतर होता है। जो लंदन से ग्रीन विच टाइम जो जा रही है, तो उससे जो भारतीय मानक समय है, तो दोनों में अंतर 5.5 घंटे का होता है। लेकिन जैसे जैसे आप यहाँ आएंगे और इस जब बिंदु पर, एकदम अंतिम बिंदु पर पहुंचेंगे, पूर्वी बिंदु पर, और इसी तरीके से जब आप पश्चिमी बिंदु पर यहाँ पहुंचेंगे, तो ये अंतर कितने का हो जाएगा, 24 घंटे का हो जाएगा। मतलब भूपृष्ठ पर 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम या उत्तर के लगभग साथ साथ स्थल खंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई काल्पनिक रेखा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा होती है। तो वही जो ग्रीन विच मीन टाइम है, तो वो क्या है कि उसमें स्थल खंडों को काउंटर नहीं किया गया है, क्योंकि अगर स्थल खंडों को लाया जाएगा तो उसी पर चूंकि वो 2 भागों में बढ़ जाएगा, तो एक जगह कुछ मतलब तिथि हो जाएगा और दूसरी जगह कुछ हो जाएगा। तो इसीलिए मतलब यहाँ स्थल खंडों को जो है वो इग्नोर किया गया है, और जल के द्वारा चीजों को बढ़ाया गया है। फिर अब देखते हैं अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु, दूरस्थ बिंदु की चर्चा कर लेते हैं, मतलब भारत के संदर्भ में। तो 31 अक्टूबर 2019 से भारत में सर्वाधिक जो पूर्वी राज्य कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश है, और पश्चिमी राज्य गुजरात है। तो हम लोग तो जान ही रहे जो हमारा पूर्वी राज्य अरुणाचल है, पश्चिमी राज्य गुजरात है। और अगर उत्तरी राज्य देखा जाए, तो नॉर्थ में कौन है और साउथ में, तो साउथ में तमिलनाडु है, लेकिन नॉर्थ में क्या है, तो पहले जब कश्मीर का विभाजन नहीं हुआ था, तो कश्मीर जो है एक पूर्ण राज्य था। तो ऐसे में कश्मीर से कन्याकुमारी तक, मतलब तमिलनाडु तक चीजें होती थी। लेकिन अगर राज्य पूछ ले और केंद्र शासित पूछ ले, तो अब केंद्र शासित की स्थिति लद्दाख हो जाएगी, क्योंकि हमारी सबसे उत्तरी जो केंद्र शासित प्रदेश है वो लद्दाख है। लेकिन अगर स्टेट पूछ ले, तो अभी ये हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। और इस टेक्निकलिटी को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कभी भी आयोग जो है आपको कंफ्यूज कराने के लिए पूछ लेगा, क्योंकि आपके जहन में तो अभी भी भाई कश्मीर ही नजर आएगा, लेकिन अब वो कश्मीर नहीं रह गया है। मतलब कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, और राज्य जो है वो हमारा जो उत्तरी राज्य है वो अब हिमाचल प्रदेश हो गया है। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख
तथा दक्षिणी भाग में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। जब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों के बारे में पूछा जाए तब ऐसी स्थिति में जो है वो लद्दाख हो जाएगा, लेकिन अगर स्टेट केवल पूछा जाए तब वो हमारा होगा हिमाचल प्रदेश। दूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, मतलब ग्रेट निकोबार अथवा जिसे बड़ा निकोबार कहते हैं। और भारत का मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो कन्याकुमारी है। सुदूर उत्तरी बिंदु सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कोल है जो लद्दाख में है। और सुदूर पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो गुजरात में गुहार मोती के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में तो आप लोग जान ही रहे होंगे। और सुदूर पूर्वी बिंदु कौन है, तो किबूथी, और किबूथी कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। तमिलनाडु राज्य में अवस्थित कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणतम स्थल है। तो अगर मुख्य भूमि पर पूछा जाए दक्षिणतम स्थल कौन सा, तो कन्याकुमारी है। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो जो हमारा दक्षिणतम बिंदु है वो क्या है, तो वो जो है ग्रेट जो निकोबार द्वीप समूह में है वो पॉइंट है हमारा, केप जो है वो है। तो कन्याकुमारी जो है केप कुमरिन भारत का वह स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी पर अरब सागर तथा हिंद महासागर जो है वो मिलते हैं, तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये चीजें हैं। तो अगर यही जो इंदिरा पॉइंट है ये आपको मैं बताना चाह रहा था, ये इंदिरा पॉइंट देखा जाए तो सबसे दक्षिणतम है। लेकिन अगर भारत के भूभाग पे देखा जाए तो ये चीजें हैं, यही है कन्याकुमारी, तमिलनाडु में है। और ये जो है हमारा नॉर्थ पॉइंट है, नॉर्दर्न इंदिरा कोल सियाचिन लेक, सियाचिन में है, लद्दाख में, जिसकी मैंने चर्चा करी। और वेस्टर्न में क्या है, ये जो पॉइंट है यही जो है गुहार मोती है गुजरात में। और ये ईस्टर्न है किबूथी अरुणाचल प्रदेश में, ये वाला भाग जो है। तो आप लोग इस मैप को देख लें, इससे चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर सबसे ज्यादा दक्षिणतम पूछे तो भारतीय भूभाग से इतर, तो ये इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। अगर भारतीय भूभाग में पूछे, देखिए भूभाग दोनों है, लेकिन ये चूंकि किसका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है और इसे ग्रेट निकोबार कहा जाता है, तो इसी में इंदिरा पॉइंट है, तो सबसे दक्षिणतम तो ये हो जाएगा। लेकिन अगर भारतीय भूभाग में आप देखेंगे तो ये जो बिंदु है तो ये हो जाएगा कन्याकुमारी। देखिए आगे बढ़ने से पहले ये कुछ हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं मुख्य परीक्षा को लेकर के, तो यदि अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो इसको ज्वाइन करें। एक तो हमारा जो है आरओ का मेंस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है, और दूसरा जो है मेंटरशिप प्रोग्राम है यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा को लेकर के। यहाँ क्या है कि डेली आपको प्रश्न दिए जाएंगे, आप करके दिखाएंगे, आपका प्रश्नों का मूल्यांकन होगा, जो भी कमी रहेगी संस्थान बताएगा। उसके बाद आपको जो है मॉडल आंसर भी दिया जाएगा, और इस तरीके से आपके प्रत्येक टॉपिक से जो है चीजें कवर कराई जाएंगी। और हमारा ये उद्देश्य है कि जब आप मुख्य परीक्षा में जाइए तो खूब ज्यादा प्रैक्टिस करके जाइए। और यूपी पीसीएस मेंस में तो हम करीब 750 प्लस प्रश्न जो है कराएंगे। तो अगर इतना प्रश्न आप प्रैक्टिस करके जाएंगे, उसका हम पीडीएफ भी देंगे, अगर इसको ही आप रिवीजन करके जाएंगे तब भी आप बहुत अच्छी स्थिति में रहने वाले हैं। तो इसको ज्वाइन करें। अब अगला आते हैं, देखिए हम लोगों ने जो है पूर्वी पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी जो हमारे जो सीमा है, कौन कौन से उत्तरी पॉइंट, दक्षिणी पॉइंट, पूर्वी पॉइंट, पश्चिमी पॉइंट, सबकी चर्चा मैंने कर ली। अब हम देखते हैं जो हमारे सीमावर्ती जो है देश कौन से हैं। तो भारत का निकटतम जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, मालदीव और श्रीलंका। तो ये सारे जो देश हैं वो हमारे निकटतम पड़ोसी हैं। और देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की, तो जो हमारी सीमाएं हैं वो प्राकृतिक भी है और मानव निर्मित भी हैं। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन एवं नेपाल से, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से, पश्चिम में पाकिस्तान से, पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार से, तथा उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती हैं। तो आप लोग जल्दी से एक मैप लेके बैठिए, और जो हम ये बोल रहे हैं आप मैप से थोड़ा सा लिंक करिए। तो एक बार अगर आप थोड़ा सा इत्मीनान से वीडियो को रोक करके चीज़ों को लिंक करते हुए चले जाएंगे तो विश्वास मानिए आपके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, और पूरा भारत का मैप बहुत अच्छे से जो है व्यवस्थित हो जाएगा। थोड़ा सा मैप का भी सहयोग लें साथ साथ। पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं जो हैं वो कृत्रिम है, क्योंकि यहाँ की जो सीमा है ये मानव द्वारा निर्मित है। भाई जो रेड क्लिफ सीमा रेखा या जो बंगाल के जो बांग्लादेश जो हमसे अलग हुआ, ये कृत्रिम सीमा रेखा के द्वारा अलग किया गया है, मतलब मानव निर्मित है। जबकि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार के साथ जो भारत की रेखाएं हैं वो प्राकृतिक रेखाएं हैं।
तो ये भी याद रखिएगा कि भारत का किस देशों के साथ जो है वो कृत्रिम सीमा रेखा साझा करता है, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ बाकी जितने भी देश हैं वो प्राकृतिक सीमा रेखा के द्वारा भारत जो है उनसे अलग होता है। भारत की भू सीमा अगर देखा जाए तो 15,106.7 किलोमीटर, और द्वीपीय क्षेत्र सहित तट रेखा कितना है तो 7,516.6 किलोमीटर। पड़ोसी देशों के साथ भू सीमाओं की लंबाई जो है वो निम्नानुसार है, थोड़ा सा देखिए। मतलब हमारे कौन से पड़ोसी के साथ हम कितनी लंबी जो मतलब सीमा रेखा साझा करते हैं। तो सबसे पहला है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ जो हमारी सीमा रेखा है वो 4,096 किलोमीटर की है और सबसे ज्यादा है। देखिए क्रम से ही है, तो अगर आप क्रम मिलाएंगे तो बांग्लादेश है, चीन है, पाकिस्तान है, नेपाल है। तो इसको हम लोग जब पढ़ते थे तो याद करते थे बचपन से। ये ब हो गया, छ हो गया, प हो गया और न हो गया, तो इसी से याद हो जाता था। उसके बाद म्यांमार आता था, फिर भूटान, फिर अफगानिस्तान। क्योंकि अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी सीमा हमारी लगती है, सभी बच्चे जानते हैं। तो बचपन के बाद म्यांमार और भूटान यही दो रटना होता था, बाकी चीजें हो जाती थी। तो ऐसे ही बचपन से सबसे पहले बांग्लादेश, छ से चीन, और प से पाकिस्तान, न से नेपाल, नेपाल के बाद फिर कहाँ आ गए तो म्यांमार आ गए, भूटान आ गए, अफगानिस्तान आ गए। अब इस चीज के लिए आप क्लियर हो गए। और अगर देखा जाए तो बांग्लादेश के साथ हमारे कौन कौन से राज्य लगते हैं, तो लगे हाथ ये भी देख लीजिए, और आप लोग मैप में भी देखते रहिए चीजों को। तो पश्चिम बंगाल लगता है, असम लगता है, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, मतलब जो हमारे 5 राज्य हैं वो बांग्लादेश के साथ लगते हैं। इसी तरीके से चीन के साथ कौन लगता है तो लद्दाख लगता है, हिमाचल प्रदेश लगता है, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान के साथ लद्दाख है, जम्मू और कश्मीर है, पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है। आप लोग मैप में साथ साथ देखते रहिए। नेपाल के साथ है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये सारे जो राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। म्यांमार के साथ जो हमारा लगता है अरुणाचल प्रदेश लगता है, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इसी तरीके से भूटान के साथ लगता है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। और अफगानिस्तान के साथ जो हमारी सीमा लगती है वो केवल लद्दाख से लगती है। तो एकदम स्क्रीनशॉट ले लें, चीजें बहुत ही उपयोगी हैं। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ, जबकि सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ। मैंने दिखाया है कि भाई बचपन और फिर सबसे छोटा कौन सा है, तो नीचे अफगानिस्तान है। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल राज्य की। तो अगर बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा हम सीमा साझा करते हैं तो इसमें हमारा कौन से राज्य की भूमिका सबसे ज्यादा है, तो बांग्लादेश के साथ आप देखेंगे तो जो हमारी पश्चिम बंगाल की सीमा है वो सबसे ज्यादा लगी हुई सीमा है। जबकि भारत म्यांमार के साथ जो हमारी सबसे लंबी सीमा है किसकी है, तो अरुणाचल प्रदेश की है। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। और इसी तरीके से पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है, मतलब राज्य तो कई हैं लेकिन जो सबसे ज्यादा सीमा साझा करते हैं वो हम जो बांग्लादेश के साथ करते हैं तो हमारा पश्चिम बंगाल है। एक से अधिक देश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, तो जो हमारा लद्दाख है वो कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है, तो पाकिस्तान के साथ करता है, अफगानिस्तान के साथ करता है, चीन के साथ करता है। और जल्दी से आप लोग मैप देखते रहिएगा। और अगर हमारी गति तेज है तो थोड़ा सा आप जो वीडियो को रोक करके जरूर देखिएगा, क्योंकि जब तक आप मैप से चीजों को देखेंगे नहीं, यहाँ एक बार तो हम बता दे रहे हैं, 2 बार भी आप देख लेंगे तो फिर भी आप जो है परीक्षा हाल में कंफ्यूजन की स्थिति में रहेंगे। लेकिन अगर मैप आप देख लिए साथ साथ तो विश्वास मानिए जीवन में कभी कंफ्यूजन वाली स्थिति में नहीं रहेंगे। उत्तराखंड के साथ क्या लगता है हमारा, तो चीन और नेपाल। जो हमारा उत्तराखंड स्टेट है तो इसके साथ जो अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है वो चीन की लगती है, नेपाल की लगती है। पश्चिम बंगाल का जो है वो बांग्लादेश, नेपाल, भूटान 3 है। सिक्किम के साथ नेपाल, चीन, भूटान सीमा साझा करता है। और असम के साथ जो है बांग्लादेश और भूटान। और अरुणाचल प्रदेश के साथ चीन, म्यांमार और भूटान। और मिजोरम के साथ क्या लगता है, तो बांग्लादेश लगता है और म्यांमार लगता है। एकदम स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेहद उपयोगी है, कभी भी प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को जो है वो साझा किया था। तो हमारा जो भारत पाकिस्तान का जो सीमा बना वो ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा अध्यारोपित है, जिसे रेड क्लिफ लाइन भी कहा जाता है।
और इस रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। इस रेखा का निर्धारण सिरिल रेडक्लिफ द्वारा किया गया था। फिर चीन जो है भारत से मैकमोहन रेखा द्वारा पृथक होता है। तो जो चीन और भारत के बीच कौन सी रेखा मैकमोहन रेखा है। मैकमोहन रेखा का निर्धारण वर्ष 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया था। तो इसका समय भी याद रखिएगा, जैसे 1947 में रेडक्लिफ रेखा का निर्माण हुआ था, वैसे 1914 ईस्वी में मैकमोहन रेखा सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा निर्मित किया गया था, जो भारत और चीन के बीच सीमा साझा करता है। अफगानिस्तान भारत से डूरंड, ये डूरंड होगा, रेखा द्वारा पृथक होता है। और इस सीमा रेखा का निर्धारण 1893 ईस्वी में ब्रिटिश कर्नल मॉर्टिमर डूरंड द्वारा अफगानों के साथ समझौता के माध्यम से किया गया था। तो जो भारत और अफगानिस्तान जो सीमा साझा करते हैं, तो वो ये जो बनी है डूरंड रेखा, ये 1893 में भारत और अफगानिस्तान के साथ एक समझौता हुआ था। और उस समय भारत में किसका शासन था, तो उस समय भारत में ब्रिटिश शासन था। तो ब्रिटिश शासन के एक कर्नल होते हैं मॉर्टिमर डूरंड, इन्होंने ही जो है सीमा निर्धारण का काम किया था भारत और अफगानिस्तान के बीच 1893। तो समय भी याद रखिएगा, क्योंकि आयोग क्या है ना कि कभी भी चीजों को समय, चीन वाला 1914 है, तो चीन से पहले जो है मतलब मैकमोहन से पहले डूरंड बनी थी। और जो वर्तमान में 47 में रेड क्लिफ आती है, इसके बारे में तो आप जान ही रहे हैं। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश कौन सा है, तो श्रीलंका है, जो पाक जल डमरू मध्य द्वारा भारतीय भूभाग से पृथक होता है। तो हमारा समुद्र पार जो सबसे निकटतम पड़ोसी देश है वो श्रीलंका है। और पाक जल डमरू मध्य द्वारा भारतीय भूभाग से ये पृथक होता है। और किस भूभाग से, मतलब तमिलनाडु से पृथक होता है। यह बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ने का काम भी होता है इसी के द्वारा। और भारत म्यांमार के मध्य हिमालय की उत्तर पूर्वी पर्वत श्रेणियां अराकानियोमा नगा पटकाई जो होती हैं वो स्थलीय सीमा बनाती हैं। तो भारत और म्यांमार के बीच जो हिमालय की जो पूर्वी जो पट्टी है, जिसमें अराकानियोमा नागा पटकाई जो पहाड़ियां हैं ये सीमा बनाती हैं। और ये भारत को इरावदी नदी द्वारा म्यांमार से अलग करती थी। ये नदी को भी याद रखिएगा। तो इरावदी जो नदी होती है वो भारत म्यांमार के बीच जो है वो सीमा रेखा बनाती है। त्रिपुरा राज्य उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण में 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो जो त्रिपुरा राज्य की स्थिति देखेंगे तो आप देखेंगे कि उत्तर पश्चिम और दक्षिण ये मतलब सभी नहीं सॉरी ये 3 तरफ से, तो उत्तर, हाँ उत्तर पश्चिम और दक्षिण से जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ ये राज्य है। अतः इसके 3 तरफ जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा। तो हमारा जो बांग्लादेश त्रिपुरा है, तो वो एक ऐसा देश, ऐसा राज्य है कि जो 3 तरफ से उसको अंतरराष्ट्रीय मतलब सीमा रेखा के से घिरा हुआ है। लद्दाख एवं सिक्किम के भी 3 और अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। तो त्रिपुरा, लद्दाख और सिक्किम ये 3 हमारे ऐसे राज्य हैं जो 3 ओर से अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा से घिरे हुए हैं। कभी भी प्रश्न पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको भी जो है आप जो है 3 स्टार का क्वेश्चन बना लीजिए। कौन कौन है, तो त्रिपुरा तो मैंने अभी बताया ही। आप देखेंगे त्रिपुरा की जो अवस्थिति है वो एकदम जो है बांग्लादेश में पूरा पूरा डीप है। जैसे हमारा जो ललितपुर है, आप अगर ललितपुर को देखेंगे तो वो भी एकदम मध्य प्रदेश में पूरा धंसा हुआ दिखता है। तो ऐसी स्थिति में जो है त्रिपुरा हमारा जो राज्य है। और साथ ही साथ लद्दाख और सिक्किम भी जो है 3 ओर से अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। और जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि लद्दाख और सिक्किम जो है 3 ओर से अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, तो इनको कौन सी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है वो घेरे हुए, मतलब वो कौन से देश हैं। भारत की ओर से भारत बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल, तो वही जो मैंने बताया कि 2216 किलोमीटर। असम जो है वो 263 किलोमीटर, मेघालय 443 किलोमीटर, त्रिपुरा 586 किलोमीटर, मिजोरम 318 किलोमीटर से होकर गुजरती है। तो ये जो सारे राज्य हैं और इनकी जो है कितने किलोमीटर कितना साझा करते हैं वो भी यहाँ दिया गया है। और एक बार देख लें, जो सबसे ज्यादा है वो तो देख ही लें, तो बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा सीमा रेखा बनाती है वो हमारा जो है पश्चिम बंगाल है। इसी तरीके से अगर आप अरुणाचल प्रदेश को देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश 520 किलोमीटर,
नागालैंड 215 किलोमीटर, मणिपुर 398 किलोमीटर और मिजोरम 510 किलोमीटर ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं म्यांमार से स्पर्श करती हैं। तो ये सारी सीमाएं जो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये म्यांमार से जुड़े हुए राज्य हैं। और इसमें अगर देखेंगे तो 520 किलोमीटर मतलब सर्वाधिक सीमा जो है अरुणाचल प्रदेश साझा करती है किसके साथ, म्यांमार के साथ। और दूसरे नंबर पे जो है मिजोरम 510 किलोमीटर। भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा जो है वो असम 267 किलोमीटर राज्य को स्पर्श करती है। तो जो भूटान के साथ हमारा कौन सा राज्य सर्वाधिक सीमा जो है साझा करता है, तो वो असम राज्य है। कितना, तो 267 किलोमीटर। इसके पश्चात अरुणाचल प्रदेश 217 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल 183 किलोमीटर और सिक्किम जो भूटान के साथ सीमा साझा करता है कितने का, तो 32 किलोमीटर का है। इसका भी आप ध्यान रखेंगे। भारत और चीन के मध्य 3488 किलोमीटर स्थलीय सीमा है जो लद्दाख, इसमें सबसे ज्यादा अगर चीन के साथ कोई हमारा जो स्टेट है सीमा साझा करता है तो वो लद्दाख है। कितना, तो 1597 किलोमीटर। अब इसके बाद आप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश की स्थिति है चीन के साथ, ये 1126 किलोमीटर है। और फिर उत्तराखंड, सिक्किम, ये सब तो खैर है ही है, हिमाचल प्रदेश। तो चीन के साथ हमारा कौन सा राज्य जो है वो सर्वाधिक सीमा साझा करता है, तो लद्दाख करता है और दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है। और अगर केंद्र शासित प्रदेश ने पूछ करके राज्य पूछ ले तब तो आप जो है अरुणाचल प्रदेश को लगाइएगा। लेकिन जब वो उसको लद्दाख को पूछना होगा तो वो केंद्र शासित प्रदेश ऑब्लिक राज्य करके प्रश्न बनाएगा, तभी जो है उसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो लद्दाख होगा। तो इसका भी ध्यान रखेंगे। महत्वपूर्ण सारे फैक्ट है, एकदम जो है इसको देखते रहिएगा। अब आते हैं जो हमारा भौतिक विभाजन है भारत का, उसको देखते हैं। तो भारत के जो प्राकृतिक प्रदेश हैं तो इसके तहत देखते हैं तो पुरा चुंबकत्व अध्ययन की वह शाखा है जो चट्टानों और सादों के निर्माण के समय संरक्षित गुणों का जो है वो अध्ययन करती है। विज्ञान की यह शाखा प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन में सहायक होती है और अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए भी पूरा चुंबकीय अध्ययन को जो है वो आधार बनाया गया है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्तन पिंड जो है वो गोंडवाना लैंड का भाग है। तो जो महाद्वीपीय विस्थापन का जो सिद्धांत है, इसमें जो हमारा जो स्थल खंड है मेन, तो वो गोंडवाना लैंड का भाग माना जाता है। और गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में अगर देखेंगे तो जो हमारा भारत है वो तो है ही है, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका, तो ये सब जो क्षेत्र हैं वो गोंडवाना लैंड से जुड़े हुए हैं। और इसके बाद जो ऊपर के जो क्षेत्र हैं जैसे उत्तरी अमेरिका हुआ, कनाडा हुआ, यूरोप हुआ, रसिया हुआ, ये सब अंगारा लैंड से जुड़े हुए हैं। क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दो पार्ट में डिवाइड है चीजें। और मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में संवहनीय धाराओं द्वारा गोंडवाना लैंड को अनेक टुकड़ों में जो है वो विभाजित कर दिया। तो पहले ये सब एक टुकड़ों में बटे हुए थे। ये भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका में अगर ये सब टूटे हैं तो कैसे टूटे हैं, कब टूटे हैं, तो सॉरी मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में। और इस विभाजन के फलस्वरूप भारतीय प्लेट जो है वो गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर जो है वो विस्थापित होती है। तो इसका भी ध्यान रखेंगे। और उत्तर दिशा की ओर विस्थापन के परिणाम स्वरूप भारतीय प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। तो मतलब अगर हम उत्तर की दिशा में जा रहे हैं तो जो हमारी प्लेट है और हमसे जो विशाल प्लेट है यूरेशियन प्लेट, तो जब हमारी उससे टक्कर होती है तो ऐसे में क्या होता है कि जो है जो भारतीय प्लेट है वो एक तरीके से जो है धंसती जाती है। और इसके बाद यहीं से जो है हिमालय पर्वत का निर्माण होता है। तो इसको भी हम बताते हैं आगे। इस टकराव के कारण दोनों प्लेट के बीच स्थित जो टेथिस सागर है, तो चूंकि ये यूरेशियन प्लेट है और ये भारतीय प्लेट है, तो ये इसे मिले और इसी के बीच जो टेथिस सागर था, तो ये इसमें दबाव पड़ता है, ये दब के एकदम पिचक जाता है और यहीं से जो है जहां पहले समुद्र मतलब था टेथिस सागर, वही हिमालय जो है वो निकल के आ जाता है। तो सोचिए आज जहां विश्व की सर्वोच्च जो चोटी बनी है एवरेस्ट हिमालय में, तो वहां पहले क्या था, वहां सागर था। तो इसीलिए पृथ्वी जो है निरंतर अपने स्वरूप को बदल रही है। देख ही रहे होंगे उदाहरण कि जहां सागर था वर्तमान में वहां विश्व की सबसे बड़ी चोटी बन गई है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला का
हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। इसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां, तेज बहने वाली नदियां हैं। हिमालय के तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। तो जो हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला है वो युवा पर्वत श्रृंखला है। क्यों युवा है? क्योंकि अभी भी उसमें जो है उत्थान हो रहे हैं, क्योंकि अभी भी जो भारतीय प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट से धंस रही है, और धंस रही है तो जब चीजें धंसती हैं तो जो वहां की जो चीजें होती है वो ऊपर उठ रही हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जो हिमालय का जो तराई क्षेत्र है वहां क्या पाए जाते हैं? तो पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। आपके पीछे से पूछा गया प्रश्न है। तेथिस सागर के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के कारण एक वृहद द्रोणी का जो है वो निर्माण भी हुआ है। तो आप इसको भी जानते रहिएगा। समय के साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वतों एवं प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेपों के द्वारा धीरे धीरे भर गया, और जब ये द्रोणी जो नदियों के अवसादों से जब भरता है तो एक तरीके से इसी को दोआब क्षेत्र कहते हैं। और इस प्रकार जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित होता है, जिसे हम बेसिकली गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र कहते हैं। तो उसका निर्माण इसी तरीके से होता है। फिर भूगर्भीय रूप में प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। तो जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है वो एक तरीके से प्राचीनतम भाग है पृथ्वी की सतह का, और प्रायद्वीपीय भाग भारत का सर्वाधिक स्थिर भाग भी है। तो भूकंप की दृष्टि से आगे आप पढ़ेंगे भी कि कौन सा भारत का ऐसा भूभाग है जो भूकंप जोन में सबसे मतलब अच्छी स्थिति में, कि वो सबसे कम, अगर वहां भूकंप आएगा, जनरली तो वहां भूकंप आएगा नहीं, अगर भूकंप आता भी तो सबसे कम प्रभावित होगा, तो वही जो हमारा प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं घाटियों से बना है। तो जो प्रायद्वीपीय पठार बना है उसमें आग्नेय और रूपांतरित शैलों की बड़ी भूमिका है, और ये चूंकि कम ऊंचाई वाली पहाड़ियां हैं, मतलब प्रायद्वीपीय पठार में आप जाएंगे तो पहाड़ियां तो वहां भी हैं, लेकिन अब एवरेस्ट जैसे पहाड़ नहीं आपको मिलेंगे, उनकी ऊंचाई एवरेस्ट से काफी कम है। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्सावी है। यह एक समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से के मालदा गैप से पृथक हो गया था। तो जो ये मेघालय का पठार है तो वो हिमालय का पार्ट नहीं है, ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, और जो मालदा गैप में भ्रंशन के कारण जो है वो अलग हो गया था मालदा गैप से। भारत के पश्चिमी तट पर निर्माण भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ था, ये तो खैर हो ही गया। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है, इसलिए भारत को जो है वो 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। तो भारत को 4 प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश कौन से हैं? तो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार तथा तट एवं द्वीप। तो भारत को 4 प्राकृतिक भागों में बांटा गया। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तट एवं द्वीप। और धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण अथवा भ्रंशन से हुआ है। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक है। सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज जो है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है। अगर भारत में सर्वाधिक खनिज संपन्न चट्टानों की बात की जाए तो वो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा। कभी भी प्रश्न पूछा जाएगा कि सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा के प्रचुर स्रोत कहाँ हैं? तो वो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम के बाद की चट्टानों के बाद हुआ है, और विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। एक बार तो इन्हीं चट्टानों का क्रम पूछा था, तो सबसे पहले कौन हुआ है? तो धारवाड़ हुआ है। धारवाड़ के बाद कौन आता है? कुडप्पा आता है। कुडप्पा के बाद क्या आता है? विंध्यन आता है। और विंध्यन के बाद फिर आता है कौन सा? तो गोंडवाना आता है। तो ये क्रम याद रखिएगा, क्योंकि एक बार पीसीएस में यही प्रश्न पूछा गया था कि क्रम कौन से चट्टान का टाइम पीरियड पहले है। तो धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना। और इसमें चूने पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी तथा वर्ड मिट्टी प्राप्त होती है। विंध्यन क्रम की चट्टानों में काफी समय बाद मतलब विंध्यन क्रम की चट्टानों में चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी आदि की प्रचुरता होती है, आप लोग जान ही रहे होंगे। और विंध्यन क्रम की चट्टानों में काफी समय बाद जो है गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। तो
विंध्यन क्रम की चट्टानों की काफी बात जो है इनका होता है, और भारत का अधिकांश जो कोयला है इन्हीं गोंडवाना जो है क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। इस क्षेत्र का कोयला जो है उच्च श्रेणी का होता है और यहाँ सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है। इसमें सल्फर की मात्रा कितनी होती है, तो न्यून होती है। तो बिटुमिनस प्रकार की जो कोयला की जो प्राप्ति होती है जिसमें सल्फर की मात्रा सबसे कम होती है और वह इसीलिए सबसे अच्छा माना जाता है। तो ये गोंडवाना क्रम की चट्टानों से पाया जाता है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों से जो सोना है वो सारी चीजें, टंगस्टन है, सीसा है, उसकी प्राप्ति होती है। और गोंडवाना क्रम की चट्टानों से जो है वो सर्वाधिक कोयले की प्राप्ति होती है। विंध्यन क्रम की चट्टानों से पत्थर, चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, इसकी प्राप्ति होती है। तो आज का जो हमारा है सेशन वो यहीं तक है और आगे फिर हम नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। इसके बारे में तो मैंने चर्चा कर ही दी है, अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें। साथ ही साथ ये हमारे कुछ लिंक्स हैं, एक तो टेलीग्राम है और साथ ही साथ दो जो हमारे चैनल है यूट्यूब के, जिससे अभी एक से तो हम आप रूबरू हैं, दूसरा जो चैनल है वो हमारा है संदीप मिश्रा ऑफिशियल। तो ये सारे चैनल आपकी तैयारी के लिए बेहद उपयोगी हैं। तो अभी तक यदि आप लोगों ने इसको ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। और सबसे अंतिम में यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं, हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं तो 7303307507 पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।